तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने न्यूक्लियस की रेडियस, वॉल्यूम और डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। गुड इवनिंग उज्जवल। एफ कह लो। अब आप ये बताओ कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं, और इनमें रिपल्सन हो रहा है। स्टिल ये एक साथ हैं, क्यों? टुगेदर इन न्यूक्लियस। तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बता उज्जवल। ये बता, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बता उज्जवल। देयरफॉर देयर शुड बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स एफ कह रहे हैं। तो बेसिक तो समझ में आ गया होगा ना क्या है, ठीक है। ये है। अब एफ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहली बात, मेरे ख्याल से ये जानते होंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, क्यों, जो अभी तक नोन है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और ऑब्वियसली अट्रैक्टिव है, क्यों? स्टिल जो आपको नोन है फोर्सेस। एक तो ये हो गया। दूसरा, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, उसमें बिल्कुल एक जैसा रहता है, फिर कोई उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। समझ गए ना? फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन इक्वल टू फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इक्वल टू फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक। तीसरी बात, ये केवल मतलब शॉर्ट रेंज है काफी, ठीक है। शॉर्ट रेंज फोर्स, ओनली केवल विद इन द न्यूक्लियस लगते हैं, बस हो गया। विद इन द न्यूक्लियस ओनली। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा ही था कि न्यूक्लियस की रेडियस कितनी कम होती है, जो है, नहीं है। तो काफी शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल बताना, हाँ। प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, मान लो कहीं मार्केट में मिले दोनों, किसी पीवीआर मॉल में मिले, तो बताओ उसमें कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? सारे नॉन फोर्सेस बता दो। उस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? अगर वो मार्केट में लगेंगे तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे?
बता कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। हाँ, एक तो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और एक लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अगर वो दोनों न्यूक्लियस के अंदर मिले मान ले, तो बता कौन कौन से फोर्स लगेंगे उसमें। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। क्यों, समझ में आ गया होगा क्या है बेटा जो है कि ये काफी शॉर्ट रेंज फोर्स हैं जो केवल क्या लगते हैं विद इन द न्यूक्लियस लगते हैं। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। ये एक्चुअल में ना एक्सचेंज फोर्सेस हैं। और एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स होता है। एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स। अब ये एक्सचेंज फोर्स क्या होते हैं, तो ये सोचेगा कि मान ले उज्जवल तू मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो है, कहता सर हमेशा जो है गंदी कोड़ने की बात करते रहते हैं, कभी कुछ पढ़ाते उड़ाते हैं नहीं, है ना। ये सही आदमी मेरे को लगते नहीं, बिल्कुल भी सही आदमी नहीं लगते। इनके तो बिल्कुल जो है मेरे को सामने भी नहीं जाना जो है। मान ले तू ये कहता है मेरे से जो है, लेकिन ठीक है ना। लेकिन एक बात बता कि अगर तू और मैं बैडमिंटन खेलने लग जाए मान ले, कहीं पे ना कोई एक मैच पड़ गया कि चलो ठीक है जो बैडमिंटन का मैच जीतेगा उसको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे जो है, तो तू और मैं लग जाएंगे बैडमिंटन खेलने में जो है। अब तू ये बता कि तेरे और मेरे बीच में जो शटल कॉक होती है वो एक्सचेंज हो रही है, उसकी वजह से हम दोनों आपस में एक दूसरे से बंध गए कि नहीं बंध गए, बता जो है। बता, तू भी नहीं जा पा रहा है, वैसे हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। पीयूष बता समझ में आया कि नहीं आया। वैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, ठीक। लेकिन उनके बीच में पाई मैसॉन्स का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है बेटा जो है। उसकी वजह से क्या हो गए, दोनों के दोनों क्या हो गए, ट्रैप हो गए। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना एक्सचेंज फोर्स क्या होता है। वही जैसे वॉलीबॉल खेल रहे हो आप, कुछ भी खेल रहे हो, मान लो टेबल टेनिस खेल रहे हो, तो उनके बीच में एक बॉल का या शटल कॉक का जो है एक्सचेंज हो रहा है, और उसकी वजह से दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्शन फील करते हैं कि नहीं करते हैं, पीयूष बता। अगर मान ले तू और मैं कुछ खेलना शुरू कर दें जो एक्सचेंज कर रहे हैं हम एक दूसरे को, तो एक अट्रैक्शन फील होता है कि नहीं होता, बता जो है। हम बन जाते हैं ना एक दूसरे से, तो ये एक्सचेंज फोर्स होता है, बस हो गया। ठीक। पांचवी बात, अब क्या होता है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यूक्लियस, कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाता है बेटा जो है। सम मास इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो मास लॉस्ट होता है उसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं, ठीक। मास लॉस्ट, इसको कहते हैं मास डिफेक्ट। डेल्टा एम। अब कितना होगा वो भी सुन लो, डेल्टा एम कितना होगा, हाँ ध्यान से देखना। जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस
A माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक्चुअल में इतना मास होना चाहिए था। बताओ, इतना मास न्यूक्लियस का होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? बताओ। इतना होना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं होता है, कम होता है। तो माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कर दो। ये मास डिफेक्ट हो गया। पॉइंट समझ में आ गया? बताओ, जो है एक्चुअल मास इतना होना चाहिए था, देखा जाए तो ये एक्चुअल मास है, ये एक्चुअल मास होना चाहिए था। और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कर दो तो ये मास डिफेक्ट हो गया, कह लो। अच्छा, ये एएमयू में होगा। अच्छा, तुम्हारे मतलब ऐसा ना, न्यूक्लियस को तुमने वेइंग मशीन में रखा, मान लीजिए वेइंग मशीन में रखा, तो वो मास और ये वाला जो मास होता है, इनमें डिफरेंस आता है जो है। तो इसी को हम लोग बेसिकली मास डिफेक्ट कहते हैं। अब कुछ बच्चों के ना दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि यार ये कुछ बात हजम नहीं हुई, क्योंकि जब हम न्यूक्लियस को वेइंग मशीन में रख रहे हैं तो उसमें इतने प्रोटॉन हैं और इतने न्यूट्रॉन हैं, तो एक तरीके से हम उन्हीं को तो वे कर रहे हैं, तो फिर मास तो सेम होना चाहिए ना। पहले मेरा क्वेश्चन समझ में आया, पीयूष? नहीं आया? बता बेटा, क्वेश्चन समझ में आया ना? तो मेरे से कह सकते हो ना, सर हमने जब न्यूक्लियस को वेइंग मशीन में रखा तो भाई इतना तो जो है प्रोटॉन हो गए, इतने न्यूट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब उन्हीं को तो बेसिकली हम वे कर रहे हैं, देखा जाए तो जो है, तो मास तो सेम आना चाहिए जो है। ठीक। लेकिन मेरी एजम्पशन ये है कि एक्चुअल में क्या होता होगा ना, कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो मास होता होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो मास होता होगा, मार्केट में अलग होता होगा। मार्केट से परचेज करने जाओगे तो अलग होगा बेटा जो है। और अगर न्यूक्लियस में उसको वे करोगे, हाँ समझ गया ना, तू गया मार्केट में कि जरा 100 प्रोटॉन दे देना और 10 न्यूट्रॉन दे देना, दोनों मिला के दे देना जो है, ठीक है, एक न्यूक्लियस बनाना है जो है। कहीं ऐसे गया ना तू कि चलो इतने दे दो जो है, 10 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन दे दो, एक न्यूक्लियस बनाना था जो है। तो मार्केट में अगर गया तो मास डिफरेंट होगा, और न्यूक्लियस के अंदर जो मास होगा वो डिफरेंट होगा जो है। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जो है, पीयूष। समझ में आया? बता जो है, ये हो गया, ये डिफरेंट हो गया, कह लो जो है। ठीक। अब सुनो क्या है 6 पॉइंट। नहीं लगोगे कैसे ना, तुम अगर मार्केट में गए और दुकानदार से पूछ रहे हो कि 10 न्यूट्रॉन 20 प्रोटॉन दे दो, मेरे को न्यूक्लियस बनाना था, क्यों? अब 6 सुनो, कि जब आप डेल्टा एम को 931.48 इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, 931.48 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो फिर ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस कहलाती है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कहलाती है। बाइंडिंग एनर्जी आगे से मैं बी ई कह दूंगा, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब दिस मच एनर्जी इज लॉस्ट, क्यों? ये एमईबी में होगी, लेकिन समझ में आ रहा है ये किस में होगी बेटा जो है, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, क्यों? इसका मतलब दिस मच एनर्जी इज लॉस्ट
ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूक्लियस। पीयूष बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब इतनी एनर्जी क्या हो गई, न्यूक्लियस के बनते समय क्या हो गई, लॉस हो गई। ठीक है, अब इस लॉस्ट एनर्जी की वजह से या बाइंडिंग एनर्जी की वजह से न्यूक्लियंस साथ में बंधे हुए हैं, बस हो गया। न्यूक्लियंस का मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है, ये कह लीजिए, या उनमें फिर न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, बस कुछ भी कह लीजिए। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ड्यू टू दिस लॉस्ट एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स, समझ गया ना, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स is acting between nucleons। और न्यूक्लियंस में तुमसे बोला था मैंने क्या क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्यों उनको हम न्यूक्लियंस भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखना पीयूष, अगर कभी एनर्जी या कुछ लॉस हो जाता है ना, तो उसकी वजह से भी कई बार अट्रैक्शन हो जाता है। जैसे तू एक बात बता कि मान ले, तेरे को एग्जाम्पल देता हूँ कि वही जैसे मैंने बताया कि उज्जवल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करता, शक्ल नहीं देखना चाहता जो है ना, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता बेटा जो है। लेकिन मजबूरी में क्या हुआ, है ना, मजबूरी में पता लगा ये मेरे घर आ गया जो है, कोई हो गई मजबूरी हो गई कि आ गया मेरे घर, और वहां पैसे थे इसके पास खूब, ब्रीफकेस में थे पैसे बेटा जो है। ठीक है, अब वो खो गए, मान ले जो है इसके पैसे खो गए जो है। अब इसको तो लग रहा है कि यार मैं सुबह हो तब, मतलब पहले तो इसके दिमाग में था सुबह हो और मैं भागू यहाँ से, मेरे को नहीं रहना सर के साथ, ये तो खाली उल्टी सुल्टी बातें पढ़ाते रहते हैं जो है। लेकिन इसके पैसे खो गए। अब तू खुद इमेजिन कर कि वो पैसे को ढूंढने के लिए ये रुक जाएगा, सुबह भी नहीं जाएगा, बता होगा कि नहीं होगा पीयूष, बता जो है। बहाने करेगा, मन ही मन में सोचेगा बेटा ये सर खाली जो है फालतू की बातें करते हैं, ये इनका कोई भरोसा नहीं, पैसे भी निकाल लिया मेरे ब्रीफ केस से जो है। ठीक है, अब डायरेक्टली तो कह नहीं पाएगा जो है, समझ गया ना, डायरेक्टली तो कह नहीं पाएगा कि सर ने आपने तो नहीं निकाल लिए। अब इधर उधर घूम रहा है, कभी बाथरूम जा रहा है कभी किचन में जा रहा है, कभी इधर देख रहा है, फिर मैं जैसे ही आया तो ऐसे बहाने बना रहा है जैसे मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा था, पता लगा किचन के नीचे भी ढूंढ रहा है, सब जगह ढूंढ रहा है जो है, बीच बीच में कार की चाबी लेके भी ढूंढने आ गया कि कहीं कार में तो नहीं छुपा दी है जो है। तो बता ये समझ में आई कहानी पीयूष, नहीं आई बता जो है, कि कभी कभी कुछ चीज अगर लॉस हो जाती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है बता जो है, उसकी वजह से भी अट्रैक्शन हो जाता है जो है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ मास एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, अट्रैक्शन हो जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं 8th पॉइंट। अब एक्चुअल में क्या होता है कि किसी न्यूक्लियस की बेटा तू ऐसे ही करेगा, मेरे को मालूम है, तू जो है समझ गया ना, तेरा कुछ खो जाएगा, तू मेरे पर शक भी कर देगा, तू मेरे एफआईआर भी दर्ज कर देगा जो है। हाँ, अगर बाय द वे गलती से तेरा कोई चीज खो गई मेरे वहां, तू मेरे खिलाफ एफआईआर भी दर्ज ना कर दे जो है। अब सुनो 8th पॉइंट, कि किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंपॉर्टेंट होती है, समझ गए ना। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन। इसको मैं ऐसे कह दूं, बताओ, BE अपॉन A, ऐसे बोल दूं ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, इज मोर इम्पोर्टेंट rather than total binding energy। समझ में आया उज्जवल? टोटल बाइंडिंग एनर्जी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। ये भी वही वाली बात होगी ना कि मान ले एक किसान के पास 100 बीघा जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, लेकिन उसके 100 बच्चे हैं, समझे ना, उसके 100 बच्चे हैं। तो उससे बढ़िया तो वो किसान है ना जिसके पास 50 एकड़ ही जमीन है लेकिन 2 बच्चे हैं उसके, जो है, बता कौन ज्यादा सही है बेटा, जो है, एक के पास 100 एकड़ जमीन है लेकिन 100 बच्चे हैं, जो है, तो उससे बेटर कौन हो गया बता, जो है, 50 बच्चे हैं लेकिन 50 एकड़ जमीन है लेकिन 2 बच्चे हैं, जो है, तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9th, अब एक बात बताओ कि जो भी एलिमेंट्स हैं, वो इनफाइनाइट थोड़ी हैं, लिमिटेड हैं। नहीं है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं, ये तो केमिस्ट्री में तुम जानते ही होगे कितने एलिमेंट्स हैं। अब सबकी बाइंडिंग एनर्जी हमें पर न्यूक्लियन पता है पहले से, जो है, समझ गए ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ईच एलिमेंट, ये नोन है, जो है, समझ में आ गया भाई। इनफाइनाइट होते तो हम कहते किस किस का होगा, तो इनका पहले से हमें पता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और इसकी जो रेंज है, बस ये मैं थोड़ा लॉन्ग रेंज दे देता हूँ। इसकी जो रेंज है, ये मान लो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 9 मान लो, चलो 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस रेंज पे मिलेंगे। पीयूष, ये बात भी समझ में आ गया कि जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें क्या है पहले से, क्या है बेटा, जो है, पता है, ठीक है। अब चलते हैं 10th पॉइंट। अब उनके बीच में हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर रखा है पहले से, समझ गए ना, उनका जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसे आता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस न्यूक्लियन। ये एक्चुअल ग्राफ तुम किसी बुक से देख लेना, ठीक है, मैं एक रफ बना दे रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस न्यूक्लियन, जस्ट अपने उसके लिए नॉलेज के लिए देख लेना बस, हो गया। ये ना इस टाइप से कुछ आता है बेटा, यहाँ पे ये होता है, जैसे इधर पे मान लो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेता हूँ, पर न्यूक्लियन तो है ही हो, और इधर 9 मान लो, चलो मैक्सिमम, हाँ, इस रेंज पे कह दे रहा हूँ, ये हो गया। इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर आयरन हो गया, और इधर हीलियम आ गया। तो इस टाइप का हो गया कुछ, एक रफ ग्राफ तुम्हें इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं 11th पॉइंट। अब तुम कहोगे बीच बीच में आपने पीक्स क्या दिखाए, नहीं है, ये तुम्हारे मन में डाउट आया होगा ना कि पीक्स क्यों दिखाए, जो है, तो एक्चुअल में क्या है, देखो ध्यान से देखना कि हमारा ट्रेंड कुछ ऐसे चल रहा है कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है। बताओ ये नॉर्मल ट्रेंड है कि नहीं है? ये बताओ नॉर्मल ट्रेंड हमारा क्या है इस ग्राफ को देख के, नहीं है? तो इस ग्राफ को देख के हमारा जो ट्रेंड है वो कुछ ऐसा है
as mass number increases, binding energy per nucleon first increases, then decreases. समझ गए ना, ये हमारा एक ट्रेंड है कह लो जो है। लेकिन कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो उन इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं बेटा जो है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सडनली ज्यादा है जो है, मतलब फ्यू न्यूक्लियाई do not follow this trend, do not follow this trend, their binding energy per nucleon is higher, एकदम से सूट करती है जो है, समझ गए ना, हायर देन देयर नेबरिंग न्यूक्लियाई। क्यों? इसका मतलब ज्यादा स्टेबल है। क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ जो है, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है तो इसका मतलब मोर स्टेबल है कि नहीं बताओ जो है, देयरफॉर मोर स्टेबल, इसलिए पीक से बस हो गया जो है। समझ में आ गया उज्जवल? समझ में आया कि नहीं आया बता जो है, इसलिए पीक से बस ऐसे कर लीजिए, है ना। और इन न्यूक्लियाई को ना हम कई बार हम लोग मैजिक नंबर्स भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, दीज न्यूक्लियाई also called magic numbers। पीयूष बात समझ में आ रही है कि हमारा जो नॉर्मल ट्रेंड है वो क्या है, कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है, लेकिन बीच में कुछ शैतान न्यूक्लियस ऐसे आ जाते हैं, समझ गए ना, कि उनकी क्या होता है, वो इस नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एकदम से ज्यादा है जो है, समझ गए ना, उसको फॉलो नहीं कर रहे जो है, तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबल है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैजिक नंबर्स बोल देते हैं। अब चलते हैं 12th पॉइंट। मान लो कोई न्यूक्लियर प्रोसेस है, न्यूक्लियर प्रोसेस मान लो कुछ इस टाइप से है, A+B C+D के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि इसको हम लोग जो बोलते हैं ना, वो पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई। बस तुम्हारा आज खत्म हो गया ये चैप्टर, बल्कि मैं सोच रहा हूँ आज हीट का स्टार्ट करें या एंजॉय करो तुम, ये सोच रहा हूँ। और जो C+D है, हाँ वही मैं भी सोच रहा हूँ आज तुम्हें एंजॉय करने के लिए छोड़ देता हूँ। और ये मान लो डॉटर न्यू, इनको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। लेकिन उज्जवल एक चीज का याद रखना बेटा, इसके बाद रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो मैं सिस्टमेटिक तरीके से कहूँगा वो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको बिल्कुल मिस मत करना। और आज आईआईटी का रिजल्ट भी निकल गया है, अब मैं पूरा तो यहाँ रिवील नहीं कर सकता, ठीक है ना, कुछ वो होता है पूरा रिवील नहीं कर सकता, लेकिन इतना तेरे को कम से कम फेथ होगा
कि सर जो कहते हैं वो झूठ नहीं कहते कम से कम। सर बाकी गंदी कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, है ना? सब कुछ कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कम से कम झूठ नहीं बोलेंगे जो है, इतना तेरे को फेथ होगा। तो जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं या नॉन सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनके हाईएस्ट मार्क्स या परसेंटेज फिजिक्स में आया है। समझ गए ना? जिन्होंने मेरे से शेयर किया हुआ है, जो भी सिलेक्टेड हैं या इवन नॉन सिलेक्टेड हैं जो है। हाँ, जैसे लास्ट ईयर भी तेरे को याद होगा, मैंने वो तुम्हारे गुरु भाई का जब वो दिया था ना, एक बार बनाया था ना, वो बना के भेजा था, तुम्हें याद होगा नहीं है? उसमें भी मतलब जो है, मतलब मोर देन 90%, 95% स्टूडेंट्स के, ठीक है ना, मोर देन 95% स्टूडेंट्स के। अब 2-4% तो देखो एक्सेप्शनल होते ही हैं, नहीं? अब 100% तो तू देख जानते ही, मेरी क्लास में भी कभी मैं 100% कभी कहता भी नहीं हूँ जो है, 99% कहता हूँ जो है। क्यों? हाँ, यहाँ पे 95 कह दे रहा हूँ। तो मोर देन 95% स्टूडेंट्स के फिजिक्स में हाईएस्ट स्कोर है। और कुछ कुछ जगह तो बल्कि मेजोरिटी ऑफ जगह जो है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब तू कहेगा अरे यार ये तो अगर फिजिक्स में इतने आगे होते इसकी रैंक पता नहीं कहाँ पहुँचती जो है। मतलब केमिस्ट्री और मैथ्स में भी अगर सेम रहे होते जो है, समझ गए ना, केमिस्ट्री मैथ्स में भी अगर सेम लेवल पे रहे होते तो ये पता नहीं कहाँ पहुँचता जो है, समझ गए ना? तो इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने ब्लाइंडली फॉलो किया सब चीज़। तो रिवीजन भी और एक एक लेक्चर देखा बेटा, ठीक है, हर लेक्चर और हर रिवीजन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मैं तुम्हें दे भी दूंगा, जैसे कह दूंगा कि तुम ये देख लेना, चलो जो है बाय द वे, फिर उसको फॉलो कर लेना, क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, अगले महीने कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो सुनो, इसको हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, उसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, वो तो चलो एक को आप नहीं कह सकते, उसको भी मैं नहीं कह सकता, है ना? मतलब एक बच्चा तो चलो कभी हो जाता है, बाकी जितनों ने मेरे से शेयर किया है जो है, ठीक है ना? अब मैं जा जाके फोन करके तो करूंगा नहीं किसी को जो है ना? अब बता भाई घंटी ठीक है। हाँ, जितनों ने भी शेयर किया, सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड जो है, सबके ज्यादातर मतलब 95% से ज्यादा के फिजिक्स में थे, और कईयों में गैप बहुत ज्यादा था, फिर बहुत ज्यादा गैप था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुनो, वो क्या है, सुनो बेटा जो है। अच्छा, सपोज करो इस तरफ का टोटल मास ना m1 है मान लो, और इधर का टोटल मास m2 है, और इस इधर की बाइंडिंग एनर्जी E1 है, और इधर की बाइंडिंग एनर्जी E2 है मान लो। हाँ, अब ये बताओ कि इस प्रोसेस में मैं ये कह रहा हूं कि एनर्जी रिलीज हो रही है मान लो, एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, जिसको एक्सोथर्मिक भी कहते हैं ना। क्यों? ये बताओ, जिसको हम एक्सोथर्मिक भी तो कहते हैं कि नहीं कहते, बताओ जो है, ठीक है। इफ, अब बताना। हाँ, m1 बड़ा होना चाहिए या m2 बड़ा होना चाहिए, बताओ। ये तो ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी बताओ, 1 की ज्यादा होनी चाहिए या 2 की ज्यादा होनी चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी बताओ, 1 की ज्यादा होगी या 2 की ज्यादा होगी, बताओ। बस यहीं पे कैच पॉइंट है, एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी ना 2 की ज्यादा होनी चाहिए बेटा जो है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2।
ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1। बस ये है इसमें असली पॉइंट। अब तुम कहोगे क्यों? ये बताओ कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस था कि नहीं था? बताओ। बताओ। ये था ना। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हो गया एनर्जी लॉस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। अब आप मेरे को ये बताओ कि इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी अगर 1 की या पेरेंट साइड की कह लो जो है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पेरेंट साइड की मान लो 100 MeV थी, तो इसका मतलब 100 MeV लॉस्ट हो गई। 100 MeV लॉस होनी चाहिए, ठीक है। और अगर बाइंडिंग एनर्जी डॉटर न्यूक्लियाई की मान लो 150 MeV है, तो इसका मतलब 150 MeV लॉस होनी चाहिए। अब 100 MeV तो पहले ही हो गई है, इसका मतलब 50 MeV अब होगी लॉस। मतलब इसका मतलब क्या होता है? 50 MeV विल बी लॉस्ट नाउ। ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया? पीयूष बता बेटा, जो है ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान ले पेरेंट न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी 100 MeV थी, तो इसका मतलब उस समय 100 MeV लॉस होनी चाहिए थी। और बाइंडिंग एनर्जी डॉटर न्यूक्लियस की मान लो 150 होती, तो फिर 150 MeV इसमें होनी चाहिए थी। तो 100 तो पहले हो चुकी है, तो इसका मतलब अब 50 MeV और लॉस होगी ड्यूरिंग न्यूक्लियर प्रोसेस। उज्जवल बता, समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बता जो है, कि पेरेंट न्यूक्लियस की टोटल बाइंडिंग एनर्जी, पेरेंट न्यूक्लियस की टोटल बाइंडिंग एनर्जी 100 MeV थी। इसका मतलब जब वो बने होंगे तो 100 MeV लॉस हो गया होगा, ठीक। और डॉटर न्यूक्लियस की मान लो 150 MeV है, तो 150 इसमें लॉस होनी चाहिए, 100 पहले से हो चुकी है, तो इसका मतलब इस न्यूक्लियर प्रोसेस में 50 MeV लॉस होगी। तो इस 50 MeV को कई बार हम क्यू वैल्यू भी कहते हैं, ध्यान रखना। दिस 50 MeV, और ये वैसे बाय द वे थी क्या, कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस is also called Q value of nuclear reaction। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि अगर तुम चाहते हो कि किसी न्यूक्लियर प्रोसेस में एनर्जी लॉस हो या वो एक्सोथर्मिक बने, तो पहली बात तो पेरेंट का मास ज्यादा होना चाहिए, लेकिन डॉटर की टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, बस होगा। समझ गए? फिर से लिख दे रहा हूं कि मास ऑफ पेरेंट शुड बी ग्रेटर देन मास ऑफ डॉटर, लेकिन टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर शुड बी ग्रेटर देन टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट, और तभी एनर्जी लॉस होगी या तभी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी। व्यूज समझ में आ गया बेटा जो है क्या है? ठीक।
अब सुनो 13 पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप चाहते हो कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी बढ़े, मतलब एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देखना। एक्सोथर्मिक तब हो रही है जब टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज ग्रेटर देन टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। तो एक बात बताओ, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई वो ज्यादा नहीं होना चाहिए? बताओ, ये बताओ, देयर फोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई ये ज्यादा होना चाहिए? पॉइंट समझ में आ रहा है? जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा तभी तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा आएगी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉटर न्यूक्लियाई है, डॉटर न्यूक्लियाई वो ज्यादा स्टेबल होने चाहिए। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बताओ उज्जवल, इसका मतलब डॉटर न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होने चाहिए, मोर स्टेबल। और वैसे भी सिंपल सी बात है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ ही तो जाएंगे, तभी तो रिएक्शन होगी। वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बताओ, जो है वो ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए। इसका मतलब उस ग्राफ में वो पीक की तरफ लाई करनी चाहिए। बताओ, देयरफॉर इन दैट ग्राफ, जो ग्राफ बनाया था, दे शुड लाई टुवर्ड्स पीक, दे शुड लाई टुवर्ड्स पीक। बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में जिसमें एनर्जी रिलीज होनी है, मास तो पेरेंट का ज्यादा होना चाहिए, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डॉटर की ज्यादा होनी चाहिए, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी डॉटर की ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब डॉटर ज्यादा स्टेबल होने चाहिए। इसका मतलब उनको किधर को लाई करना चाहिए? पीक की तरफ लाई करना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया उज्जवल? बता, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देख 14, तू देख जादू, देख तेरे को मजा आ जाएगा बेटा। तू कहेगा सर ने क्या पढ़ा दिया, आज तक तो ऐसा सुना ही था हमने बस इतिहास की किताबों में कि ऐसे भी टीचर हुए हैं जो है। हाँ, ऐसे टीचर भी कभी हुए हैं इतिहास में, ये सुना ही था, आज देख लिया जो है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और ये है, ये ऐसा ग्राफ था। हाँ, देख पीयूष, मान ले यहाँ पे मास नंबर 1 है, हाँ ध्यान से देख, यहाँ पे मास नंबर 2 है मान लो, और इधर कहीं 3 है। जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। हाँ? अब मान लो 1 + 2 मिलके 3 बनता है। ठीक है, 1 + 2 मिलके 3 बनता है। तो ये बता, पहली बात, ये पेरेंट न्यूक्लियाई हो गए या नहीं हो गए? बता बता। और ये डॉटर हो गए। और एक बात बता, डॉटर की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ज्यादा है कि नहीं? बता, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। इसका मतलब वो पीक की तरफ है।
तो एक बात बता, जब ऐसी प्रोसेस होती है, जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उसको हम फ्यूजन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बता बता। इसको हम फ्यूजन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भाई 1+2 ने मिलके 3 बनाया, दो छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो वो तब फ्यूजन कहलाता है कि नहीं कहलाता है? और उसमें तेरे को दिख रहा होगा एनर्जी रिलीज हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए इधर की तरफ जा रहा है जो है, डॉटर न्यूक्लियस इधर को जा रहा है जो है। एक्स एक्सिस में तो तुम ऐसे बढ़ रहे हो, ध्यान रखना। एक्स एक्सिस में तुम ऐसे बढ़ रहे हो, लेकिन वाई एक्सिस में तुम ऐसे बढ़ रहे हो जो है। उज्जवल समझ में आ गया? बता जो है, एक्स एक्सिस में तुम इधर को जा रहे हो और वाई एक्सिस में ऐसे जा रहे हो। अब उल्टा चल देख। मान ले यहाँ पे मास नंबर 200 है, और इधर कहीं मान लो 120 है, और इधर कहीं मान लो 80 है। अब 200 ब्रेक होता है मान ले जो है, ठीक है, 200 ब्रेक होता है 80 + 20 में। अब भी जरा देख, तू एक्स एक्सिस में तो ऐसे जा रहा है, लेकिन वाई एक्सिस में तू ऊपर को जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बता बता। वाई एक्सिस में ऊपर को जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बता जो है। तो इस केस में भी क्या होना चाहिए बताओ? एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बता जो है। इन दोनों प्रोसेस में, इन दोनों प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। क्यों? एनर्जी शुड बी रिलीज्ड। क्यों? और इसको तुम जानते हो कि फिशन होता है। क्यों? जब एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जो है? फिशन बोलते हैं। अब मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव मेरा समझ में आ गया होगा तुम्हारा। क्या है कि जो डॉटर न्यूक्लियस होने चाहिए वो इस ग्राफ में क्या होने चाहिए? पी की तरफ होने चाहिए। मतलब फाइनली एक और बना देता हूँ। घर तक छोड़ने की आदत है, क्या करूँ, मजबूर हूँ बचपन से ही। जबरदस्ती लग जाता किसी की भी। समझ गया ना बेटा? किसी ने अगर रास्ता पूछ लिया ना, तो रास्ता भी पूछ लिया, तो पूरे घर तक ही छोड़ के आता था। ऐसे नहीं कि खाली बता दिया उसको तू यहाँ से राइट लेना लेफ्ट लेना, ऐसे नहीं। वो घर बचपन से क्या आदत है, पूरा घर तक छोड़ के आता था। हाँ हाँ हाँ। तो सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस में तो तुम्हें ऐसे आना है, समझ गए ना? एक्स एक्सिस में ऐसे आना है, लेकिन वाई एक्सिस में तुम्हें ऐसे जाना है। क्यों? ये हो गया, बस हो गया जो है। ये क्या यूज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बता बेटा जो है। हाँ, घर तक छोड़ने का फायदा वो भी तो होता है ना। समझ में आ गया बेटा जो है। ये है, बस हो गया। ऐसे कहते जो है। ठीक। अच्छा, एक चीज और है, 15। डिफिकल्ट कौन होना चाहिए, फ्यूजन या फिशन? वैसे तो दोनों ही डिफिकल्ट हैं, लेकिन अगर कंपेरेटिव देखें जो है, कंपेरिजन देखें, तो कौन ज्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए बताओ जी? डिफिकल्ट कौन होना चाहिए? फ्यूजन ज्यादा होना चाहिए। हाँ, फ्यूजन मोर डिफिकल्ट। और उसका सिंपल सा रीजन ये है ना, कि फ्यूजन में आप क्या कर रहे हो बेटा जो है, दो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई को कंबाइन कर रहे हो जो है। नहीं है? बताओ जो है, यू आर कंबाइनिंग टू पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई। बस हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट। एक दो एग्जाम्पल करवा देता हूँ, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। अगली बार से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे। बस हो गया। एग्जाम्पल्स देख लो। तो वो ध्यान रखना। हाँ,
ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, मास पेरेंट का ज़्यादा होगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डॉटर की ज़्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी डॉटर की ज़्यादा होगी, और डॉटर ज़्यादा स्टेबल होंगे या वो पीक की तरफ लाई करेंगे। तो एग्जाम्पल देखो क्या है, एक x प्लस वाई, ये z बन रहा है, ठीक है। इसका कुछ भी कह लो, इसका मास नंबर 6 है, इसका 4 है, इसका 10 है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी मान लो तुम्हें 4 दे रखी है, इसकी तुम्हें 5 दे रखी है, और जेड की तुम्हें 6 दे रखी है मान लो। इसकी तुम्हें क्यू वैल्यू निकालनी है, क्या होगी? तो देखो, इस साइड टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी वो निकाल लेते हैं पहले। टोटल बाइंडिंग एनर्जी 6 इंटू 4 होगा, ध्यान रखना, प्लस 4 इंटू 5, 44 आ गई मेरे ख्याल से, क्यों बताओ उज्जवल? सही बोला। 44। और इधर की बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई, टोटल बाइंडिंग एनर्जी? 60 MeV। इसका मतलब बच्चों वाली बात, जब x और y बना था तो 44 लॉस हुई होगी, और z के बनते समय 60 होनी चाहिए लॉस, तो 44 तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब कितनी और हो जाएगी, 16 MeV और हो जाएगी, बस हो गया, क्यों? हाँ, इसका मतलब जो Q वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 16 MeV। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देखो बेटा, फिजिक्स होती है ऐसे, तुम सोचते हो हल्के में और तुम सर को भी लेते हो हल्के में, सोचते हो सर ने खाली इधर उधर से 10 किताबें पकड़ी, उनसे एक किताब बना दी जो है, जैसे मेरे दोस्त कहते हैं जो है, हाँ, जैसे मेरे दोस्त ऐसे बोलते हैं जो है, कहते हैं अबे यार तू खाली जो है राइटर बना फिरता है, हैं? तू जो है दोस्त तो ऐसे ही कहेंगे ना, तू तेरे को कुछ आता नहीं है जो है, ऐसे बोलते लगा। ये जेड है, ये वाई है, 60, और ये एक्स है, 90, और ये डब्लू है, 120, और इधर बाइंडिंग एनर्जी भी दे रखी है, इधर दे रखी है 8.5, इधर दे रखी है 8, इधर दे रखी है 7.5, और इधर जेड में दे रखी है 5, ठीक है, जेड इधर कहीं है। अब इसमें तुम्हें ना बताना किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, वाई 2Z में कन्वर्ट हो जाए, डब्लू एक्स प्लस जेड में कम कन्वर्ट हो जाए, सी W 2Y में कन्वर्ट हो जाए, डी एक्स वाई प्लस जेड में कन्वर्ट हो जाए। बताओ जरा। वाई अगर 2Z में कन्वर्ट होगा
तो वो नीचे को आ रहा है, जरा देखो बेटा, देखो y अगर 2z में कन्वर्ट होगा तो नीचे को आ रहा है, क्यों? w अगर x और z में कन्वर्ट होगा तो एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। क्यों? W2i में ये तो कंफर्म है, बस हो गया, फिर क्या करना, सिंगल ऑप्शन था, ये तो कंफर्म है। बताओ उज्जवल, बता। W अगर 2i में कन्वर्ट होगा तो ये तो ऊपर को ही जा रहा है ना, ग्राफ तो ऊपर को जा रहा है कि नहीं जा रहा है? डॉटर इधर लाई कर रहे हैं बेटा, जो है, क्यों? इतना डेफिनेट है कि ये होगा। ये है। एक और क्वेश्चन देखो, उसके बाद छुट्टी। हाँ बेटा, तुम लेते हो मेरे को मजाक में, जैसे दोस्त मजाक में लेते हैं ऐसे तुम भी मजाक में लेते हो। एक जस्ट तुम्हें ना ऐसे बना रखा है ग्राफ, एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा, लेकिन बना रखा है तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को उन्होंने B/A लिखा हुआ है, और ये A लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 8, ये है 4, ये है 2, 100, ये मोर देन 1 भी हो सकता है, ध्यान रखना। 200 पहला। फ्यूजन है, और फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, और उनके मास नंबर की रेंज ये दे रखी है 51। चेक कर लेते हैं पहले इसको, एक एक चेक करते हुए चलते हैं। हाँ, फ्यूजन हो रहा है और मास नंबर 50 और 1 के बीच में, तो कुछ भी मान लो, जैसे तुम 40 और 40 मान लो, उसमें क्या है, क्यों नहीं है? तुम 40 + 40 इसको 80 मान लो, ए पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो जरा चेक करना इसमें होगा या नहीं होगा बेटा, बता। 40 + 40 80 मान लिया, बताओ इसमें होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? 40 भी इधर है और 80 भी इधर है, अब बताओ पीयूष, बता कहाँ ऊपर कहाँ गए बेटा तुम, जो है ये बताओ। नहीं है, 40 + 40 मिलके 80 हुआ तो नहीं हुआ, क्यों? दूसरा, ये भी तुम्हें फ्यूजन ही दे रखा है। हाँ? और इसमें एक ही रेंज दे रखी है 100 से 51 के बीच में। बी पार्ट 100 और 51 के बीच में 60 मान लेते हैं, मान लो 60 + 60 120 हो गया। अब बताओ होगा या नहीं होगा? बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा, हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 60 तो यहाँ कहीं पड़ेगा और 120 यहाँ कहीं पड़ेगा। मतलब मेन तुम्हें यह है कि उस पे जाना है, क्यों? पीयूष समझ में आ गया बेटा, बता जो है, समझ गए ना, 60 + 60 को मैंने वो मान लिया जो है। अब चलते हैं सी पार्ट। अब उसने फिशन की बात की है, लेकिन तुमसे कहता है जो फिशन ब्रेक होता है ना, दो इक्वल उसमें ब्रेक होता है, मतलब मास नंबर सेम है, ध्यान रखना जो है, ठीक है, मास नंबर सेम है ब्रेक होने के बाद। अब ए तुम्हें जो दिया था, ए की रेंज दे रखी थी 200 और 100 के बीच में। सी पार्ट लिख रहा हूँ, कुछ भी मान लो, जैसे मान लो 150 मान लिया मैंने, 150 तुम्हारा
75 प्लस 75 में ब्रेक हो रहा है मान लो, तो बताओ होगा या नहीं होगा इसमें? पीयूष 150 है मान लो सी पार्ट के लिए, 150 उधर हो गया। अबे उल्लू नीचे आएगा तू तो, गलत कह रहा है, गलत कह रहा है, 150 ऊपर है, 150 ऊपर है, देख जो है 150 ऊपर है, 70 नीचे आ रहा है, 75 नीचे आ रहा है। पीयूष समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता, जो है 75 नीचे आ रहा है ना, 150 ऊपर है, जबकि मैंने कहा डॉटर को ऊपर होना चाहिए। और लास्ट में डी पार्ट वही फिशन का है। और इसमें तुम्हें एक ही रेंज दे रखी है 260 से 200 के बीच में। डी पार्ट 250 मान लेता हूं, चलो 250 मान लो ब्रेक होता है 125 प्लस 125। अब बताओ ये होगा या नहीं होगा? हाँ, डॉटर को ऊपर आना चाहिए, बस ये बता दिया मैंने जो है, क्यों ये होगा, ये कह देते हैं। समझ गए ना, डॉटर न्यूक्लियाई को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ये कह रहे हैं। ठीक, तो ये तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स हो गया कंप्लीट। अब इसको हम मिलेंगे रिवीजन के टाइम पे, और कल से हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट।